मिडल ईस्ट में एक बहुत सा चर्न इम्पोर्टेंटली दोबारा से आया है और इज़राइल और ईरान के बीच में क्लैशेस दोबारा से चालू हो गए। ये क्लैशेस इज़राइल और ईरान के बीच में स्पेसिफिकली इस पर्पज़ को लेके हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं और इज़राइल कहता है कि ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ जो ईरान की हैं वो मेरे लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आफ्टर ऑल ईरान ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ पहली बात तो बनाई क्यों, जिसको आज इज़राइल समझता है कि उसके एग्जिस्टेंस के लिए ही एक बहुत बड़ा थ्रेट है। यहाँ पर डिबेट स्टार्ट इसलिए होता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर इसलिए गया क्योंकि उसके पीछे कुछ जियोपॉलिटिकल ड्राइवर्स थे। सबसे पहला ड्राइवर ये था कि ईरान के कॉन्टेक्स्ट में जब 1979 में एक ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ तो उस रेवोल्यूशन के बाद ईरान में एक रेजीम चेंज हुआ। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि 1950s से लेकर 1979 तक ईरान में एक रज़ा शाह पहलवी का रेजीम था। ये रज़ा शाह पहलवी का जो रेजीम था ये प्रो अमेरिका था। उस समय ईरान और अमेरिका के रिश्ते इतने गहरे थे कि अमेरिका को ईरान से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अमेरिका को सारी आपत्ति तब हुई जब इस शाह के रेजीम को 1979 में हटाकर ईरान ने एक थियोक्रेटिक मतलब एक रिलीजियस सोसाइटी यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का गठन किया और उसके बाद अमेरिका से रिश्ते तोड़ दिए। 1980 से 1988 तक ईरान के बगल में इराक को अमेरिका ने उस समय समर्थन दिया और वहाँ का रूलर जो सद्दाम हुसैन था उसको केमिकल वेपन्स दिए, जिसका प्रयोग ईरान के ऊपर सद्दाम हुसैन ने किया। इन प्रयोग किए गए केमिकल वेपन्स के बाद ईरान को एक चीज़ ज़रूर क्लियर कट समझ आ गई कि अगर मुझे अपना एग्जिस्टेंस इंश्योर करना है तो मुझे इन केमिकल वेपन्स से ऊपर की कोई कैपेबिलिटी डिज़ाइन करनी पड़ेगी। इसके बाद 1990s में जब कुवैत के साथ लड़ाई के दौरान गल्फ़ वॉर 1 हुई, उस गल्फ़ वॉर 1 के बाद जब अमेरिका ने अपनी मिलिट्री की प्रेजेंस को पूरे मिडल ईस्ट में बढ़ाया और फाइनली 2001 में 9/11 के बाद जब अमेरिका ने ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म को लॉन्च करके अफ़गानिस्तान के ऊपर इन्वेजन किया और इराक के ऊपर इन्वेजन किया, इन सारे मुद्दों को अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये सारे फैक्टर्स को ईरान ने बहुत गहरे तरीके से समझा और इसके बाद ईरान ने ये निर्णय लिया कि ये प्रकार की परिस्थितियां जो गल्फ़ वॉर के टाइम से जो ईरान इराक कॉन्फ्लिक्ट 1980 के टाइम से चल रही थी ये आगे केवल बढ़ती जाएंगी। इनफैक्ट 1990 से ही ईरान इराक वॉर ख़त्म होने के बाद ही ईरान ने अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को बढ़ाना चालू कर दिया। आज मिडल ईस्ट में इज़राइल एक ऐसी कंट्री है जो डेलिब्रेट लेवल पर न्यूक्लियर के कॉन्टेक्स्ट में एक एम्बिग्विटी मेंटेन करती है। इसका मतलब ये है कि अगर इज़राइल से पूछा जाए कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो वो कहता है मुझे पता नहीं। उससे पूछा जाए कि यदि आप न्यूक्लियर वेपन का कभी प्रयोग करेंगे तो वो कहता है मुझे पता नहीं। फिर इज़राइल को पूछा जाए कि आप न्यूक्लियर वेपन के बारे में कुछ क्लियरली बताएंगे तो वो कहता है कि मैं सबसे पहला भी नहीं होऊंगा न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग करने के लिए और आखिर में भी नहीं कभी होऊंगा न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग करने में। इस परिस्थिति को डेलिब्रेट एम्बिग्विटी बनाकर कि नाइदर आई विल बी द फर्स्ट वन टू यूज़ द न्यूक्लियर वेपन एंड नॉर विल आई बी द लास्ट टू यूज़ द न्यूक्लियर वेपन, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ये सारे ड्राइवर्स को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो इस कॉन्टेक्स्ट में पहली बात तो ईरान ने अपने न्यूक्लियर वेपन के गठन को आगे बढ़ाया। अब ईरान ने उस समय कुछ ग्लोबल लेवल पर केस स्टडीज़ को भी ऑब्जर्व किया। उसमें से एक महत्वपूर्ण केस स्टडी थी नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री थी जिसने न्यूक्लियर वेपन को बनाया और न्यूक्लियर वेपन बनाने के बाद नॉर्थ कोरिया में रेजीम चेंज अमेरिका कभी कर नहीं पाया। ये केस स्टडी ईरान को बड़ी प्रभावित करी क्योंकि ईरान को ये लगा कि अगर नॉर्थ कोरिया जैसे देश में एक न्यूक्लियर वेपन है उसके पास और इस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के बाद अगर अमेरिका वहाँ पर फोर्सेबली रेजीम चेंज नहीं कर पा रहा है तो ईरान ने एक इन्फ्रेंस ये निकाला कि न्यूक्लियर वेपन एक रेजीम चेंज की सिक्योरिटी है और एक सिक्योरिटी गारंटी है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ईरान के सामने कुछ और ऐसे उदाहरण आए। एक उदाहरण था यूक्रेन का। यूक्रेन जब सोवियत यूनियन का हिस्सा था तो उस समय उसके पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन 1994 में जब सोवियत यूनियन ऑलरेडी टूट चुका था उसके बाद 94 में एक बुडापेस्ट कन्वेंशन हुई जिसमें बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन किया गया। इस बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तहत न्यूक्लियर वेपन्स जितने भी यूक्रेन के पास थे उनको लौटा दिया गया और लौटा देने के बाद एक सिक्योरिटी गारंटी उसको प्रोवाइड की गई कि आप बिना न्यूक्लियर वेपन्स के अब आप एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन आज क्योंकि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं है जो बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तहत वो दे चुकी थी,
इसका खमियाजा आप देखते हैं कि रशिया आज की डेट में अपनी अक्कड़ पूरी की पूरी यूक्रेन के ऊपर बना के रखता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, एक और बहुत महत्वपूर्ण केस स्टडी ईरान के सामने ग्लोबल लेवल पर आई, जो कि केस स्टडी थी लिबिया की। लिबिया में जो उसका रूलर था गद्दाफी, वो भी बड़े लंबे समय से एक न्यूक्लियर वेपन को बनाने की मुहिम में लगा हुआ था। लेकिन जब लिबिया ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को गिव अप किया और जब उसके न्यूक्लियर वेपन्स जो भी उसके पास रूडिमेंट्री लेवल पर न्यूक्लियर वेपन का आर्किटेक्चर था, जब वो फाइनली ले लिया गया, उसके बाद परिस्थिति ये पैदा हुई कि अरब स्प्रिंग के तहत इवेंचुअली गद्दाफी ने अपनी रेजिम खो बैठी और गद्दाफी भी मारा गया। तो आज अगर हम ईरान के कॉन्टेक्स्ट को ऑब्जर्व करें तो ईरान ने नॉर्थ कोरिया से, लिबिया से और सबसे महत्वपूर्ण यूक्रेन से प्रभावित होकर अपना ये जो निर्णय लिया है, वो निर्णय ये भी है कि हमें न्यूक्लियर वेपन इसलिए रखना चाहिए क्योंकि ये हमारी रेजिम की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी इंश्योर करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इसके बावजूद ईरान ने क्या किया। ईरान ने इनफैक्ट पूरे मिडल ईस्ट में वही किया जो पाकिस्तान भारत के साथ न्यूक्लियर वेपन रखने के बाद करता आया है। न्यूक्लियर वेपन की आड़ में जो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमेशा से एक प्रॉक्सी वॉर करी, जिस प्रॉक्सी वॉर के तहत वो भारत को डिस्टेबलाइज करता गया, आज ईरान ने उसी प्रॉक्सी वॉर का सहारा लेते हुए कुछ न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को हासिल करके उन न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ की आड़ में प्रॉक्सी वॉर उठाई। इस प्रॉक्सी वॉर में वो 3H फॉर्मूला पे काम करता रहा, जिसमें उसने हमास, हूतीज़ और हिजबुल्ला को सपोर्ट करते हुए एक प्रॉक्सी वॉर इसराइल के खिलाफ छेड़ी। इसराइल को सबसे पहले ये समझ आया कि इस ईरान की प्रॉक्सी वॉर को तोड़ना बहुत आवश्यक है। हिजबुल्ला को तोड़ने के लिए पेजर का अटैक, हिजबुल्ला की सीनियर लीडरशिप को क्रिपल करना, हूतीज़ के ऊपर अटैक करने के लिए सऊदी अरब और अमेरिका के तहत रेड सी में ऑपरेशंस करना और हमास को डीकैपेसिटेट करना। ये पूरी की पूरी रणनीति के तहत जब इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक काम किया, तो इस रणनीति का सबसे बड़ा उसको फ़ायदा ये मिला कि ईरान की पूरी प्रॉक्सी वॉर और उसके प्रॉक्सी वॉर के नेटवर्क को इसराइल ने आज तोड़ दिया है। अब इसके तोड़ने के बाद ईरान के पास केवल एक कैपेबिलिटी बचती है, जो कि है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब आप समझ सकते हैं कि हाल ही में जो इसराइल ने अटैक किए ईरान के ऊपर, उसमें उसने ये बात बार बार क्यों जताई कि हमने ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको टारगेट किया है और उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के ऊपर फोकस किया है, क्योंकि उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उसके पास होना हमारे लिए एक हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अब यहाँ पर समस्या अमेरिका की भी है। समस्या अमेरिका की ये है कि अमेरिका एक यूनिपोलर वर्ल्ड चाहता है। अमेरिका चाहता है कि ग्लोबल लेवल पर जो भी स्ट्रेटेजिक पैरिटी है वो उसी के फेवर में रहे। मैंने जो ये शब्द का प्रयोग किया स्ट्रेटेजिक पैरिटी, इसमें एक शब्द का मीनिंग होता है स्ट्रेटेजिक, जिसका मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में है न्यूक्लियर वेपन। अमेरिका आज की डेट में ऐसी परिस्थिति बिल्कुल नहीं चाहता विश्व तौर पर कि कुछ देश विश्व के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को हासिल करें, खास करके न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी को, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि ये न्यूक्लियर वेपन किसी के पास होना एक एलीट क्लब फिनोमिना है। तो ये परमानेंट 5 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के, उसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया, ईरान, पाकिस्तान और भारत, इनके सवाई किसी के पास भी ये कैपेबिलिटी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि मेरी ग्लोबल हेजेमोनिक स्ट्रक्चर जो है उसको मेंटेन करना अगर मैं चाहता हूं तो मेरे लिए ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि इन सब लोगों के सवाई कोई और न्यूक्लियर वेपन प्लेयर ना बने। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसी पूरी थ्योरी को, जो स्ट्रेटेजिक पैरिटी अमेरिका अचीव करना चाहता है, आज अगर कोई उसको डिसमेंटल करने के लिए बैठा है तो वो और कोई नहीं बल्कि ईरान है। ईरान एक बहुत वैलिड पॉइंट ये बोलता है कि पहली बात, यूएस कौन होता है पूरे विश्व का स्ट्रेटेजिक पैरिटी को डिफाइन करने वाला, और दूसरी बात वो कहता है कि किसी भी देश को यदि आज की डेट में एक न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी बनानी है तो ये उसका नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है। यही डिसीजन था इसराइल का, ईरान का, पाकिस्तान का और इंडिया का। तो आज हम लोग अगर ये डिसीजन पे कार्य कर रहे हैं तो इसमें हमारे नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन करने वाला अमेरिका कौन होता है। इस रीज़न से आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर सिर्फ एक इजराइल और ईरान का इशू नहीं है, यहाँ पर एक फंडामेंटल डिबेट है इस पूरे इशू के पीछे कि क्या ग्लोबल लेवल पर स्ट्रेटेजिक पैरिटी यानी कि न्यूक्लियर वेपन की कैपेबिलिटी होना क्या कुछ ही लोगों के हाथ में रहेगी। क्या आज की डेट में ये बात कितनी राइट है मॉरली, एथिकली, इंटरनेशनल ऑर्डर में कि कुछ ही देश जो हैं उन्हीं के हाथ में न्यूक्लियर वेपन की कमान रहे और उन्हीं के पास न्यूक्लियर वेपन्स रहें और बाकी देश जो हैं वो दूसरे इन्फीरियर देश बन जाएं।
इन कंट्रास्ट टू दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स जो हैं। तो यहाँ पर ये फंडामेंटल डिबेट ईरान इस चीज़ के लिए भी लड़ाई कर रहा है। अब ईरान की अप्रोच बड़ी सिंपल है, वो बेसिकली अपने न्यूक्लियर वेपन की एनरिचमेंट और न्यूक्लियर एनरिचमेंट तब करता है जब उसको पता है कि मुझे उसका प्रयोग एक बार्गेनिंग चिप के तहत करना है। आज ईरान एक स्ट्रेटेजी को मास्टर कर चुका है जिसको 3B स्ट्रेटेजी कहते हैं, जिसमें 3Bs में होता है बार्गेन, ब्रेक, बार्गेन स्ट्रेटेजी। अमेरिका के साथ वो पहले बार्गेन करता है, अमेरिका उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है, और जब वो ब्रेक करने की कोशिश में कामयाब नहीं होता है तो फिर से उसको बार्गेनिंग टेबल पर लाता है। आपके सामने जो गतिविधियां हो रही हैं उनको दोबारा से ऑब्जर्व कीजिए। अभी हो क्या रहा था, ट्रंप पहले बार बार बोल रहा था कि ईरान आप एक डील साइन कर लीजिए, बार्गेनिंग चल रही थी। जब उस चीज़ पे काम नहीं हो पाया तो अब अमेरिका ने इनडायरेक्टली इसराइल का सहारा लेते हुए, इसराइल के कंधे पे बंदूक रखते हुए अमेरिका ने उससे ये काम करवाए। आप इस चीज़ को सोचिए कि एक नापाक दो रुपल्ली का देश अमेरिका इस हादसे के होने के बाद, जहां पर इसराइल ने बम छोड़े ईरान के ऊपर, उसके बाद तुम्हें ये बात की स्टेटमेंट दे के क्लैरिफाई करने की क्या आवश्यकता है कि भाई इसके पीछे हम नहीं हैं। जब तुम ये बात बोल रहे हो कि इसके पीछे हम नहीं हैं, उससे और प्रूव होता है कि ये तुम्हारा ही किया कराया है। तो ये था बेसिकली ब्रेकिंग स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर अब ब्रेकिंग स्ट्रैटेजी के बाद तुरंत देखिए कि ट्रंप की फिर से स्टेटमेंट आनी चालू हो गई है। वो फिर कह रहा है कि देखिए अब आप एक डील साइन कर लीजिए वरना इसका खमियाजा आगे और बुरा होगा। तो यहाँ पर मैंने जो आपको बताया 3B स्ट्रेटेजी की बार्गेन, ब्रेक, बार्गेन, वही चीज़ बार बार यहाँ पर होती जा रही है। लेकिन दो चीज़ें हैं। पहली बात, अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस कालू ने एक डील साइन करी थी ईरान के साथ। वो कालू की डील में प्रॉब्लम क्या थी? कालू की डील में प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि कालू ने जो ईरान को रियायत दी, उस रियायत में कालू ने बेसिकली ईरान को ये बोला कि हम आपके न्यूक्लियर वेपन आर्सेनल को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, पर हम आपकी न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी जिससे कि आप एनरिचमेंट कर पाएँ उसको 2030 तक टाल देते हैं। अब ये जो चीज़ कालू ने बोली अमेरिका में, ये चीज़ इसराइल को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि इसराइल ने बोला कि भाई कालू तुमने ये जो चीज़ बोल दी कि 2030 के बाद तुम एनरिचमेंट कर सकते हो, उसका मतलब ये है कि ये तो 2030 के बाद हमारे को फिर से तंग करेंगे। ये चीज़ इन्होंने जा जाकर ट्रंप को बोली। ट्रंप का जिस प्रकार से मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल है, जिस प्रकार से वो एज अ व्यक्ति भी है, मोसाद जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको बिल्कुल राइट पॉइंट्स और पल्स पॉइंट्स पता हैं कि इस मानसिक तौर से हिले हुए व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप की किस प्रकार से पल्स पॉइंट्स को पॉलिश किया जाए, किस प्रकार से इसकी ईगो को पॉलिश किया जाए जिससे कि ये हमारे हित में बात करे। तो उन पॉइंट्स का प्रयोग कर करके इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को, जब वो पहले टर्म में अपने आया था, उस समय ये बात बोली कि देखो कालू की डील बड़ी ख़राब है और कालू की डील को आपको कैंसिल करना है। इस रीज़न से आप देखिए कि 2017 में कालू की डील को कैंसिल करके ट्रंप ने जो है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको JCPOA कहते हैं, जो कालू और ईरान के बीच की डील थी, उससे उसने विड्रॉ कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने विड्रॉ किया तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जब आया उसने देखा कि भाई ये लोग तो डील के विड्रॉ करने के बाद वापस से एनरिचमेंट करने लग गए, ये फिर प्रॉब्लम है, इसको रोकने की आवश्यकता है। तो वापस से बार्गेनिंग चालू हो गई थी। अब लेकिन जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा वापस आई है तो ट्रंप का आने के बाद अब क्या हो रहा है? ट्रंप ये चाह रहा है सबसे पहले कि भाई ईरान एक डील हमारे साथ कर ले। अब उस डील में वो चाहता है कि सबसे पहले इस चीज़ का यहाँ पर लिखित तौर पर ये हो जाए कि आपकी एनरिचमेंट 2030 से और डिले कर दी जाए। दूसरी चीज़, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आज की डेट में ये चाहता है कि भाई वो बैलिस्टिक मिसाइल्स जो थे, जो कालू कवर नहीं कर पाया था अपनी डील में, उसको वो कवर करना चाहता है ताकि कल को ईरान के पास कोई बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी ना हो जिसके तहत वो बेसिकली इसराइल के ऊपर कोई आक्रमण कर पाए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ट्रंप ये चाहता है कि आज ईरान के साथ किसी इस प्रकार की डील को साइन किया जाए जिससे कि ईरान का जो प्रॉक्सी एक्सिस है, जो हिजबुल्ला, हूती, हमास 3H फॉर्मूला था, वो कभी रिवाइव ना हो। क्योंकि यदि ये रिवाइव होता है तो इससे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इससे पूरा मिडल ईस्ट डिस्टेबलाइज होगा। यहाँ पर समझने की आपको आवश्यकता ये है कि ट्रंप एक एंटी इंटरवेंशनिस्ट है। इसका मतलब ये है कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो वॉर पसंद नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि मान लीजिए कल को एक ऑल आउट वॉर ईरान इजराइल के बीच में यदि हो जाती है तो इस ऑल आउट वॉर का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इस ऑल आउट वॉर का कॉन्सिक्वेंस होगा कि ग्लोबल लेवल पर, पूरे विश्व तौर पर तेल के दाम बढ़ेंगे, और तेल के दाम बढ़ने से अमेरिका की डोमेस्टिक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। यदि ये इन्फ्लेशन और महंगाई अमेरिका में बढ़ती है तो ट्रंप को जवाबदारी देनी पड़ेगी, और वो भी तब जब ट्रंप ने पूरी डोमेस्टिक अमेरिका में वैसे भी तबाही मचा रखी है और आज की डेट में उसको वहाँ पर लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, इंक्लूडिंग जो उसके हार्डकोर वोटर भी थे, जो उसके भक्तजन थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ हमें समझनी है कि अमेरिका इस मोमेंट पर एक
एक ऑल आउट वॉर नहीं चाहेगा। वो वापस से वही बार्गेन मॉडल पे अभी चल रहा है। ट्रंप किस प्रकार की डील चाहता है ये मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन इस समय जो सबसे मूट क्वेश्चन है पूरे डिबेट का वो ये है कि इस पूरे डिबेट में भी आप गौर कीजिएगा, यदि कल कोई एक डील हो भी जाती है, मैं डील होगी तो उसके बाद एक वीडियो ज़रूर आपके साथ बनाऊंगा उसको एनालाइज करने के लिए, बट अभी जो मामला चल रहा है उसमें एक चीज़ हम समझ सकते हैं कालू के टाइम से लेके ये बेवकूफ़ के टाइम तक ट्रंप के, कि यहाँ पर इन लोगों को एक चीज़ पे फोकस नहीं है और वो है डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ ईरान। ये लोग कोई भी डिबेट ये नहीं कर रहे हैं कि डी न्यूक्लियराइज किया जाए ईरान को। डिबेट सिर्फ ये चल रहा है कि किस प्रकार से ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को डिले किया जाए। 2030 से मे बी 2045 कर देंगे। ट्रंप वैसे ही तब तक मर जाएगा, वो कोई शिलाजीत की गोलियां तो खाता नहीं है पतंजलि की जिससे कि वो जीवित रहे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता ये है कि यहाँ पर सिर्फ डिबेट ये चल रहा है कि किस प्रकार से न्यूक्लियर एनरिचमेंट कैपेबिलिटी डिले करवाई जाए, प्रॉक्सी वॉर का गठन ना हो, खत्मा होना और ख़त्म कर देना इस पूरे कॉन्सेप्ट को, ये किसी की प्रायोरिटी नहीं है। तो ये जो खात्मा होना, डी न्यूक्लियराइजेशन होना, ये डिबेट में ही नहीं आ रहा है। और अगर ये डिबेट में नहीं आएगा तो ये ईरान के लिए एक विक्ट्री है। क्यों? क्योंकि ईरान, जैसा मैंने आपको बताया कि वो विश्व तौर पर एक पॉइंट पे अड़ा हुआ है कि मेरे नेशनल इंटरेस्ट में यदि ये है कि मैं अपना एक न्यूक्लियर वेपन बनाऊं तो अमेरिका आज की डेट में उसकी कोई हैसियत नहीं कि वो मुझे बता दे। तो यहाँ पर अगर एक जगह पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे मान लीजिए ईरान के ऊपर कुछ कर्ब्स लगते हैं, जिसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि ईरान को रियायत मिलेगी इकोनॉमिक लेवल पर, आर्थिक लेवल पर, तो वो उस आर्थिक लेवल की रियायत का प्रयोग करके अपनी कैपेबिलिटीज़ को चुपचाप आगे बढ़ाएगा, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करने का डिबेट यहाँ पर नहीं चल रहा है। और ईरान उसको अपने डोमेस्टिक अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को और कंट्री को ये विक्ट्री बताएगा कि देखिए मैं खड़ा हुआ, और यहाँ पर खड़ा होकर आज की डेट में मैंने विश्व तौर पर ये बात अमेरिका को बताई कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में यदि अगर वेपन बनाना है तो हम उसका कार्य करेंगे, आप हमारे को डी न्यूक्लियराइज नहीं कर सकते। थोड़ा सा टॉपिक फिलोसॉफिकल कॉम्प्लेक्स था, बट आई होप कि एक सरल लैंग्वेज में मेरे बताने के बाद चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। आने वाले समय में देखते हैं इवेंट्स कैसे अनफोल्ड होते हैं। यदि ट्रीटी या कोई डील साइन होती है उसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। अगले वीडियो में चर्चा करते हैं आसिम मुनीर की अमेरिका की यात्रा, और इतना क्या लगाव है अमेरिका को आसिम मुनीर से, जो कि एक आतंकवादी है, उस आतंकवादी को बुलाकर ऐसा क्या करना चाह रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में।